हेलो एंड वेलकम कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ईडी के कामकाज पर। हमारे साथ हैं कारवां की पत्रकार और अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट नीलिना एमएस, जिन्होंने कई महीने लगाकर कारवां के जून अंक के लिए ईडी पर एक लंबी कवर स्टोरी की है। ईडी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, खासकर उसे पॉलिटिकल टूल बताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं द्वारा, सोशल एक्टिविस्ट द्वारा और यहाँ तक कि पत्रकारों द्वारा। क्या ये आरोप सही हैं और सही हैं तो कितने सही हैं? वेलकम नीलिना। थैंक यू विष्णु जी। नीलिना, जो बात मैंने इंट्रो में की वहीं से सवाल शुरू करता हूँ। आप जब स्टोरी कर रही थी या आपने जो स्टोरी की है, तो आपको लगा है कि ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है हमारा प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट? देखिए विष्णु, इसका अगर हम सेंटर के अंडर जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के आज इसका सबके अगेंस्ट ये कंप्लेन है और इसका जवाब हमें ये नंबर से ही मिलते हैं। चाहे सीबीआई हो, सीबीआई अगर देखें तो पहले उनका अगर नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स 40 अराउंड 40% था, तो अभी वो 95% है। सेम विथ ईडी के भी अगर वो नंबर्स अराउंड 50% था, अभी वो भी 95% है। तो इसमें से मतलब नंबर ऑफ केसेस, जो कितने केसेस ईडी ले रहे हैं उसमें भी इंक्रीज है। और इफ टिल 2012 उसका नंबर्स अराउंड ओवर 1000 केसेस था, और इन द लास्ट 3 years में ही इसका नंबर्स अभी 2500 के 2700 अराउंड है। तो इसमें से ये नंबर ऑफ केसेस में भी इतना इंक्रीज है। और अगर इस केसेस में हम देखें तो ज़्यादातर ऑपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन जो भी गवर्नमेंट को वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट ही केसेस ज़्यादा है। नीलिना, आपकी स्टोरी देखते हुए एक बात जो मुझे समझ आ रही है वो है कि ईडी के कामकाज में कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। दर्शकों को भी मैं बता दूं, कोई स्टोरी ज़रूर पढ़िए। जो बातें हम यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे वहाँ बहुत विस्तार से दी गई है। नीलिना, तो कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था। जैसे कुछ ऐसे मामले ईडी के सामने आए हैं जहाँ उसने इतनी लापरवाही सी बरती है कि जो आरोपी थे उन्हें भारत से निकलने का मौका तक नहीं किया है। जैसे मेहुल चौकसी की हम बात कर रहे हैं, जिसको आपने कवर भी किया है। तो ऐसे मामलों के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस केस में 2015 से एक इसमें एक कंप्लेनेंट है, उन्होंने ईडी को या एसएफआई को, जो भी बहुत सारे ये एजेंसीज के सामने ये मामले को उनके अटेंशन में लिया था। और उन्होंने ये बताया था कि इनके खिलाफ इतने कंप्लेंट्स हैं और इनका ये कंट्री छोड़ के जाने का भी मतलब पॉसिबिलिटी है। ये सब उन्होंने उस समय जो ईडी का डायरेक्टर था उनको भी एक लेटर लिखा था। अब तो वो केस उधर पेंडिंग है कोर्ट में। आपने की स्टोरी में बड़ी हैरत अंगेज बात थी जो मैं चौंक गया कि जब वो यहाँ से गए तो उनको शरण मिल गई अफ्रीका के किसी देश में, मेहुल को। और उनके प्रेसिडेंट ने शायद ये कहा कि क्योंकि ये सरकार के पासपोर्ट से आए थे, ऐसी कोई सरकार ने वार्निंग नहीं दी थी कि इन पर इल्ज़ाम है, इसलिए हमने इनको रहने दिया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया कि इधर का ऑफिसर्स ही उनको क्लियरेंस सब दिया है और इंडिया रिस्पॉन्सिबल है उनका, जो अगर वो उधर है आज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को ही। इंडिया तो ऐसे जब मामले होते हैं तो सरकार इंडी के ऑफिसर्स से कार्रवाई नहीं करती है कि इतनी बड़ी कमजोरी लापरवाही कैसे हुई आपसे? ये बस ईडी का मतलब जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ईडी को भी रिस्पॉन्सिबल है। और इनका जो क्लियरेंसेस कैसे ये इधर से बाहर गए हैं, सीबीआई भी उनको, सीबीआई हो, एसएफआई हो, बाकी एजेंसीज भी उनको चार्ज कर रहे थे। नीलिना, आपने एनआईए पे भी स्टोरी की है। एनआईए भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और सीबीआई भी है, ईडी भी है। मोदी की राज में क्या इनकी जो सही मामले, जो आरोप इन पे लगते हैं कि इनकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई है, क्या महसूस होता है आपको कि सच में ऑटोनॉमी जो थोड़ी बहुत थी वो ख़त्म हुई है और एक रैंडमली जैसे टारगेट करके कार्रवाई की जाती है, जांच की जाती है? जी बिल्कुल, अब अभी हम ये पैटर्न को देख रहे हैं जो कौन से केसेस रजिस्टर हो रहा है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस अभी हमने बताया कि अभी इतने सारे ऑफेंसेस ईडी के शेड्यूल्ड ऑफेंस प्रेडिकेट ऑफेंस बन सकते हैं। तो इसमें कितने केसेस में ईडी कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं और कितने केसेस में चार्ज हो रहे हैं, और उनका जो
इन्वेस्टिगेशन का पेस को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल केसेस में अभी पॉलिटिकल केसेस हो या जो भी हमने टारगेटिंग के बारे में बताया, एक्टिविस्ट हो या मीडिया हो, उनका जो पेस हम देख रहे हैं, कैसे अरेस्ट हो रहे हैं, सीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी और बाकी प्रोसीडिंग्स कैसे चल रहा है। और इसका कंपैरिजन में हमने अभी भी ये बैंक फ्रॉड के बारे में बताया, वो उसका पेस हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें से ये मतलब बाहर से ये जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है, ये दिख रहा है कि रिसोर्सेज, ईडी का रिसोर्सेज और टाइम उनका जो भी ऑफिसर्स का मतलब ये जो भी रिसोर्सेज है, ये सब पॉलिटिकल केसेस में जा रहे हैं और बाकी एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिसोर्सेज, क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने की बात है। इसके एवज में मैंने देखा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल जाते हैं। क्योंकि स्टाफ का नंबर ऑफ केसेस, ईडी ऑफिसर्स जो नंबर ऑफ केसेस हैंडल कर रहे हैं वो भी 50 और उसके ऊपर बता रहे हैं। तो उधर से मतलब हाउ मेनी केसेस डू हैंडल एट ए टाइम, और उसमें कैसे आपका अटेंशन जा रहा है, और तो वो इन्वेस्टिगेशन का क्वालिटी को भी सफ़र हो गए। तो ये सब मिलके हमें यही इसमें से समझ सकते हैं कि आर्बिट्री है इम्प्लीमेंटेशन और टारगेटेड है। लेकिन एक और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी थी, मतलब अपनी समझदारी के लिए समझनी थी कि ईडी का मैंडेट क्या है। वो और आपने बताया कि अटैचमेंट हो जाती है प्रॉपर्टी की, अगर किसी को ईडी ने केस रजिस्टर किया है तो अटैचमेंट भी करती है। लेकिन आप ये भी एक चीज़ लिख रहे हैं कि मनी ट्रेल को भी समझना होता है, जो नहीं समझ रहे, इस तरह की बात इसमें लिखी हुई है। तो मैंडेट क्या है और उस मैंडेट में कहाँ कमज़ोरी दिख रही है ईडी के कामकाज में? तो पहले चीज़ ये है कि ईडी का जुरिस्डिक्शन शुरू होता है जब कोई और पुलिस या सीबीआई और जो भी एजेंसी एक प्रेडिकेट ऑफेंस वो केस रजिस्टर करते हैं, वो प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है और उसमें वो क्राइम से क्या प्रोसीडिंग्स है, और उसमें अगर लॉन्ड्रिंग है तो उस समय ईडी का जुरिस्डिक्शन ईडी केस रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें ये चाहिए कि मनी को बस पैसे लेने से ये लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। वो पैसा आप लेयरिंग या जब हाइडिंग का जो तरीका है और फिर ब्लैक मनी को आप कैसे हाँ लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं, वो पार्ट अगर है तो ईडी का जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस उसमें देख सकते हैं। ईडी का काम वो है कि मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करना। ये क्राइम से वो प्रोसीडिंग है, उसको वो क्या हो गया है और वो पैसे को लेकर क्या किया है, तो वही ईडी का काम है। और इसमें अगर आप कॉर्पोरेट को देखते हैं या जो भी क्राइम हो, उसमें आप बैंक रिकॉर्ड्स या कंपनी का रिकॉर्ड्स और शेल कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज, वैसे ये मनी का फ्लो को ट्रैक करके वो या इस्टेब्लिश करना ईडी का काम है। और इसमें अगर आप ये हम अटैचमेंट के बात कर रहे थे, तो अटैचमेंट्स में अगर मतलब ये उसका ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है कि ये प्रोसीड से, ये क्राइम से जो पैसा मिला है वो ये प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, वो पैसे को मतलब इसका सफ़ेद, हाँ, तो वो लिंक एस्टेब्लिश करना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन हमें बहुत सारे लॉयर्स और ईडी ऑफिसर, फॉर्मर ऑफिसर्स से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बता रहे कि मनी ट्रेल में इन्वेस्टिगेशन वैसे बहुत सारे केसेस में नहीं हो रहा है, और जो अटैचमेंट्स हो रहा है वो मतलब अगर आप एक्यूज है और आपको इतना प्रॉपर्टी है तो अगर आपका ये केस 2000 करोड़ का है तो वो 2000 करोड़ का प्रॉपर्टीज अटैच करते हैं, लेकिन ये लिंक है प्रोसीडिंग क्राइम से, वो बहुत सारे केसेस में नहीं है। तो इसीलिए जो लॉयर्स और फॉर्मर ऑफिसर्स ये बता रहे हैं कि अगर ये सब केसेस ट्रायल में आए, कोर्ट के सामने आए, तो वो स्टैंड नहीं। तो आप ये ट्रायल में आए तो स्टैंड नहीं होगा, इससे समझते हैं कि कितने केस रजिस्टर किए हैं ईडी ने नरेंद्र मोदी सरकार के समय में, और कितने ट्रायल तक पहुँचे, इसका कुछ डेटा है? तो अभी 2005 से जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तब से आज तक अराउंड 6000 केसेस है। इसमें अराउंड 1000 केसेस में इसी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइल हुआ है, और उसमें ये 24 केसेस ही अभी तक ट्रायल में आए हैं और कन्विक्शंस हुआ है। 6000 हाँ रजिस्टर ईडी ने लिए हैं और 24 ट्रायल तक पहुँचे। बहुत लंबी प्रोसेस नहीं हुई। हाँ, वही तो बहुत सारे केसेस में जो फॉर्मर ऑफिसर्स और लॉयर्स जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में फाइल करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं।
तो वैसे ही पेंडिंग होते हैं या ट्रायल तक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट नहीं होते और मतलब कोर्ट के सामने नहीं आता है। इसमें क्या हो रहा है ना, ये भी एक चीज़ है कि ईडी का जो भी जानकारी बाहर आ रहा है वो प्रेस रिलीज से या उनका जो वो जो भी बाहर कहना चाहते हैं वो ही बाहर आ रहे हैं और इसीलिए केसेस में और आरटीआई से भी वो अभी एक्सेम्पशन मिला है। दो चीज़ है, ये एक्सेम्पशन में ये बता रहे हैं कि अगर करप्शन है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन है तो आप मांग सकते हैं ईडी से, लेकिन वो करप्शन वाले केसेस में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते। बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं ऐसे नेता जो पहले विपक्षी पार्टियों में थे, कांग्रेस में थे, जिन पर ईडी जांच चला रही थी और जब बीजेपी में चले जाते हैं तो उन पर इस तरह से जांच होती नहीं है, एक तरह से बचे रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे इस बात को ज़रूर बन मिलता है कि ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जैसी संस्था को केज पैरट समथिंग लाइक दैट कुछ कहा था इस तरह का। तो उस समय भी तो इस्तेमाल एजेंसीज विपक्ष के लिए होती थी या उन लोगों के लिए होती थी जो सरकार को पसंद नहीं थे। अभी ये कितना फ़र्क है, कितना और ठोस हुआ है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, अंतर दिखता है आपको दोनों ही समय? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें आपने सही कहा है कि पहले एजेंसीज़ का ये नहीं कि इस गवर्नमेंट आने के बाद ही ये सब है, ये पहले से ही हो रहा था। अगर आप ये जैन हवाला केसेस के इन्वेस्टिगेशन को लेके जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, हाँ, उसमें भी यही बताया था कि ये कंप्लेंट उनके सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि अगर पर्सन्स इन पावर के खिलाफ कंप्लेंट्स है या उसके अगेंस्ट अगर कुछ मतलब एलिगेशंस है तो उसमें ये चार्ज एजेंसियाँ चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, वो नहीं देख रहे हैं। तो उस समय ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सब एक कमेटी को बनाया था और ये सब एड्रेस करने के लिए मैसेज सब लेके आए थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन वैसे नहीं हुआ है अभी तक। स्टोरी में एक बात सोर्स या आप जिनसे बात करें उन्होंने इनके माध्यम से पता चलती है कि जैसे दूसरी एजेंसियां अगर कोई प्रॉपर्टी किसी मामले को चार्ज करती हैं तो जो मटेरियल होता है उन पर बातचीत करने के बाद या उनका रिकॉर्ड रखने के बाद वो दे दिया जाता है और आदमी बिजनेस करते रह सकते। लेकिन ईडी के साथ मोबाइल से लेके सब कुछ वो ले जाते हैं उठाकर। ये क्या तरीका है? वो एक मतलब ईडी का कंपैरिजन्स में ये एक चीज़ था। वो लॉयर्स और जो डिफेंडेंट्स है वो सब बता रहे हैं कि उनका जो डिफ़िकल्टी यही था कि उनका डिवाइसेस लेते हैं और एक लॉयर मुझे बता रहे थे कि एक ऑफिस में जो 200 कंप्यूटर्स था वो सब वो लेके चले गए। तो बिजनेस मतलब बिल्कुल आप अगर आप बाद में प्रूफ होगा वो सही, हाँ कि नहीं, लेकिन काम आपने बंद कर। सही। तो ट्रायल हमने अभी ये बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन का पेस और जब कोर्ट के सामने कैसे मतलब कितना टाइम लगता है, तो उस समय तक वो सब सारे डिवाइसेस ईडी के पास में ही। तो इससे मतलब पर्सनल डिवाइसेस भी है, अपना बिजनेस को भी अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्यूज नहीं हो तो भी मतलब आप हाँ, तब तक आपका सारी चीज़ें उधर नहीं आते। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसके काम करने वाले ये क्या? मतलब इसमें अगर 2-3 जजमेंट्स हम देख सकते हैं। ये वैसे 2015-17 में सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है, निकेश ताराधन जो मिस्टर फैली नरीमन का एक जजमेंट है। उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें उठाया, द बिल का कंडीशंस को ये ट्यून कंडीशन है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये वायलेशन ऑफ राइट्स है और मतलब वो है कि जजमेंट था। उन्होंने ये आर्बिट्री नेचर को या पनिशमेंट को इतने सारे ऑफेंसेस को क्लब करके बताने में ये सब उन्होंने मतलब एड्रेस किया था। लेकिन उसके बाद जब लेटेस्ट जजमेंट है उसमें ज़्यादातर ईडी का जो भी पावर्स अभी का है वो अपलोड कर रहे हैं, तो इसीलिए तब तक वो उनका रिव्यू नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ये सब मतलब बहुत सारे पिटिशंस, पॉलिटिकल पार्टीज हो, बिजनेस मैन हो, एक्टिविस्ट हो, ये सब डिफरेंट कोर्ट्स के सामने ये लाके आए हैं। अगर बेल के केसेस में या जो भी मतलब ये कोर्ट के सामने आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि ये रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ये सब देख सकते। आपसे बात करके निलिना हमने ईडी के कामकाज के बारे में बहुत कुछ समझा है। उम्मीद है कि हमारी बातचीत का असर सरकार में भी पड़ेगा और सरकार भी सोचेगी कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विष्णु। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।